हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लासरूम। चलिए आइए आज शुरू करते हैं। सर ऐसे कौन करता है, जानते नहीं हो तुम उस बंदे को जैसे शुरू करता है। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या होता है बिजनेस एक्विजिशन। बिजनेस एक्विजिशन से क्या मतलब है? सर मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है एक्स। मेरे पास ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यार, दुनिया जहान के प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, पर मेरे पास मार्केट नहीं है। मेरे पास मार्केट नहीं है। एक दूसरी कंपनी है वाई। वो कंपनी क्या करती है, इसके पास मार्केट तो बहुत सारी है पर इसके पास प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये इसके साथ इसको एक्वायर कर लेगा, या फिर ये वाली कंपनी इस कंपनी को एक्वायर कर लेगी। अब इससे क्या होगा सर, दोनों की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो तो आपके पास है ही, प्लस जो आपकी वीकनेस है आपकी वो वीकनेस भी दूर हो जाएगी। ओके, जैसे ये कंपनी है, इस कंपनी ने क्या किया, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो वाई कंपनी जो है ना, ये मार्केटिंग में बहुत शानदार है यार, मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसने कहा यार प्रोडक्ट्स बाहर से लेने पड़ते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, बंदे बड़ी चिक चिक करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं एक्स कंपनी को ना सीधा सीधा एक्वायर कर लेता हूँ। अच्छा कह रहा एक्स कंपनी को एक्वायर कर लेता हूँ, सारी की सारी स्ट्रेंथ अपनी तो है ही है, मार्केट में अपनी तो स्ट्रेंथ है ही, जो प्रोडक्ट नहीं है ना अपने पास वो भी वीकनेस आ जाएगी, वीकनेस अपनी दूर हो जाएगी। अच्छा अच्छा, जैसे पेपर में जाते हो आप, पेपर में जाते हो तो क्या होता है, सेटिंग नहीं बिठा लेते भाई, मैं चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 करके आऊंगा, तू चैप्टर नंबर 1 to 5 कर लियो। ठीक है, मैं 3 और 4 बहुत अच्छे से करके आऊंगा, तू 1 2 और 5 कर लियो फर्स्ट क्लास। कह रहा ठीक है। वहां पे एक वो जो आप कर रहे हो उसे कोलैबोरेशन कहते हैं, वो कोलैबोरेशन कहते हैं। ठीक है, अभी क्या आगे चलते हैं। बिजनेस एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ कंपनी कह सकता हूं मैं। प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ कंपनी, एक कंपनी को एक्वायर करना है सर आपको। ठीक है, टू बिल्ड ऑन, टू बिल्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। कह रहा जो कंपनी है जो एक्वायरिंग है, ठीक है, ये है एक्वायरर, ये एक्वायर करने जा रहा है एक्वायरर, और ये एक्वायरिंग। ठीक है, इस कंपनी के अंदर जो भी स्ट्रेंथ है मैं यहाँ से ले लूंगा और जो वीकनेस है उसको छोड़ दूंगा। यार मेरी वीकनेस क्या है, वाई कंपनी के पास क्या नहीं है, वाई कंपनी के पास सर मार्केट तो बहुत सारी है पर अपने प्रोडक्ट्स नहीं है यार, जैसे कि Amazon। मार्केट तो इतनी सारी है पर अपने प्रोडक्ट्स नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, एक दो ब्रांड्स है तो उसके, Amazon सिंबल वगैरह करके हैं, अच्छा एक दो ही है ना। वैसे कितने प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, वो कहता है 2 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स मेरे पास लिस्टेड है। Amazon के अपने कितने, कुछ भी नहीं। जितनी ई कॉमर्स वेबसाइटें घूम रही हैं उनके पास क्या है, मार्केट है, पर प्रोडक्ट किसका है, प्रोडक्ट अल्टीमेटली किसी और कंपनी का है सब। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात को समझते हैं। ये बिजनेस एक्विजिशन जो होता है वो होता कैसे है, दो तरीके से होता है। एक तो होता है मर्जर एंड अमालगमेशन, एक तो होता है आपका मर्जर एंड अमालगमेशन के तरीके से, और जो दूसरा तरीका होता है दैट इज ऑल अबाउट टेक ओवर। ये दोनों के दोनों आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए अगर आप पेपर में काम करना चाहते हो बहुत बढ़िया तरीके से। 100% अंडरस्टैंडिंग मैं आपको यहीं पे करवाऊंगा और ये भी बताऊंगा पेपर में क्या आ चुका है, क्या आने वाला है और क्या बचा है अभी तक नहीं आया है। ठीक है, हर एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो क्लास के अलावा कुछ भी करना जरूरत नहीं है। ठीक है, मर्जर अमालगमेशन, मर्जर अमालगमेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी कि जब भी हम मर्जर अमालगमेशन की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ सेक्शंस हैं जो अप्लाई होते हैं। सेक्शन नंबर 230 एंड 232, 230 एंड 232, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आने चाहिए। टेक ओवर के अंदर क्या होता है सर, टेक ओवर को ना दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है कि टेक ओवर कौन कर रहा है, कौन सी कंपनी टेक ओवर करने जा रही है, कौन सी कंपनी को टेक ओवर करने जा रही है। एक लिस्टेड कंपनी सर अगर टेक ओवर करती है, ठीक है, यानी कि ये वाली जो कंपनी है जो दूसरे को खरीदने जा रही है, लिस्टेड कंपनी है, अब ये टेक ओवर करने जा रही है, तो आपको क्या करना होता है, सेबी टेक ओवर को, सेबी टेक ओवर को, सीधा सीधा सिंपल बात समझो, जब ये दोनों की दोनों कंपनियां लिस्टेड है, दोनों की दोनों कंपनियां लिस्टेड है, कह रहा सर दोनों अनलिस्टेड है, तो आप क्या करें, सर दोनों अनलिस्टेड है तो सीधी बात है यार, अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड कंपनी, तो आपको फॉलो करना होता है सेक्शन नंबर 235, सेक्शन नंबर 236, सेक्शन नंबर 238 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, 2013, ये आपको फॉलो करना
होता है। सर अगर Y जो है ये लिस्टेड है और X अनलिस्टेड है, तो ये रहा ना अनलिस्टेड कंपनी। जिस कंपनी को टेक ओवर करने जा रहे हो उसके हिसाब से समझ लो। जो आपका टारगेट है ना, टारगेट, ये जो कंपनी है ये आपका टारगेट है, ये टारगेट कंपनी के हिसाब से देख लेना। ओके, ठीक है, ये टारगेट कंपनी के हिसाब से देख लेना भाई सिस्टम क्या चल। ओके, चलें आगे दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं, अगली बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगली बात क्या है, अब जो मर्जर एंड अमालगमेशन मैं बार बार आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ। ये मर्जर एंड अमालगमेशन है कितने टाइप का और चलता क्या क्या है, सिस्टम क्या क्या काम करता है इसके अंदर। कह रहा सर मर्जर एंड अमालगमेशन है, जी बिल्कुल। मैं कहा बिल्कुल बिल्कुल। कह रहा सर तो इसके तीन एस्पेक्ट है। मैंने कहा मतलब, कह रहा एक तो मर्जर एंड अमालगमेशन होता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। मैंने कहा अच्छा। कह रहा दूसरा मर्जर एंड अमालगमेशन को हम देखते हैं, जैसे एक चीज है उसको कई नजरों से देखा जाता है। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक लड़की है, तुम देखते हो तो तुम्हारे लिए यार तेरी भाभी है ना, किसी की बहन है, किसी की बेटी है ना, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही मर्जर अमालगमेशन को देखने के भी कई नजरिए हैं। एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सर आप तो इमोशनल कर देते हो, इमोशनल कर देता हूँ, निकम्मो, झूठ बोलते हो। आगे चलते हैं। एंड एज पर AS14। तो देखो दोस्तों, पहली बात तो आपको क्या करना होता है, आपको चारों साइड से देख के चलना है। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा होता है ना, तो क्या होता है चारों साइड देख लेता हूँ। मैं बैटिंग करने गया, मैंने देख लिया इधर फील्डर नहीं है, यही मारूंगा, यही यहाँ से सीधी बॉल चौके पे जाएगी, 4 रन शानदार मिलेंगे। कह रहा ठीक है। कह रहा मैं क्या करता हूँ, चारों साइड देख के चलता हूँ। कह रहा ठीक इसी तरीके से मर्जर अमालगमेशन में भी आपकी नजर चारों साइड पे होनी चाहिए सर। कह रहा ठीक है, ओके, ठीक है। कह रहा अब मर्जर अमालगमेशन की अगर मैं आपसे बात करूं, कंपनी एक्ट के अंदर देयर इज नो डेफिनेशन। उन्होंने कुछ बताया नहीं मर्जर क्या होता है, अमालगमेशन क्या होता है, कोई डेफिनेशन दी ही नहीं दूर दूर तक। सर एज पर इनकम टैक्स एक्ट ने सिर्फ हमारे को बताया कि अमालगमेशन क्या होता है। इन्होंने बता दिया अमालगमेशन क्या है। कहता मर्जर क्या है, कह रहा मर्जर अभी बताऊंगा। इन्होंने अमालगमेशन की डेफिनेशन बताई है, मर्जर की बताई नहीं। कह रहे AS14 ने क्या करा, AS14 ने सीधा कह दिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमालगमेशन। सर इसने फिर से मर्जर नहीं बताया, नहीं। कह रहा है एक ही बात है, मैंने एक बता दिया, तुम दोनों समझ लेना। कह रहा दो टाइप्स ऑफ अमालगमेशन होते हैं। मैंने कहा कौन कौन से। कहता है इन नेचर ऑफ मर्जर, इन नेचर ऑफ मर्जर। कह रहा अमालगमेशन एक तो होता है मर्जर के टाइप का और एक होता है परचेज के टाइप का, इन नेचर ऑफ परचेज। ओके, ठीक है सर। अब ये मत पूछना मतलब क्या पूरी डिटेल बताऊंगा, इतनी डिटेल बता दूंगा, इतनी डिटेल बता दूंगा, कोई बात करेगा तुम्हारे से डरा देना उसको। अब आ ले पंगा हमारे से। अबे मैं हूं कल का आने वाला कंपनी से, अभी डराता हूँ तुमको। आगे चलेंगे धीरे धीरे। हर एक चीज जो आपने उस सब्जेक्ट में पढ़ी होगी, जितनी गहराई में आप वहां पर उस सब्जेक्ट में गए होंगे, उतनी ही गहराई में, उतनी ही डेप्थ में हम लोग यहाँ पे भी कवर करेंगे। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं, अगली बात को समझना। तो सर वैसे क्या मर्जर अमालगमेशन जब मैं करने जा रहा हूँ, तो मुझे कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, ओके। अब सर पहले मेरे को एक बात बताओ, मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है यार, मेरे को मर्जर अमालगमेशन में कंफ्यूजन हो गई है। डिफरेंस क्या है, पहली बात तो कोई डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपर्ट ही आपको बताता है, जो आप अभी मेरे साथ पढ़ते पढ़ते बन जाएंगे। मर्जर और अमालगमेशन, अगर कभी आपसे पूछ लेता है कोई आपका दोस्त, कोई जानकार, आपको देखता है बोलता है मर्जर क्या होता है, मर्जर के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ वन कंपनी बाय अनदर, ऑफ वन कंपनी बाय अनदर, एक्स प्लस वाई, और अल्टीमेटली रिजल्ट हुआ एक्स, मर्जर। ठीक है, ये क्या है, मर्जर। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब हम्म, या तो फिर क्या होता है, टू और मोर कंपनीज क्या करती हैं, अपने सारे एसेट सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देती हैं एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी को। ठीक है, जैसे एक कंपनी है ए प्लस बी इज इक्वल टू सारी के सारे एसेट सारी लाइबिलिटीज कहाँ चली गई, सी के पास। बट याद रहे दोस्तों, जो सी है वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है। सी कुछ अलग कंपनी नहीं है, सी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है। सी में कुछ अलग नहीं है, इट्स ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग कंपनी। याद रखना इस चीज को। आगे लेके चलता हूँ, अगली बात को समझना। कहता सर अमलगमेशन क्या है।
कह रहा अमलगमेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, दोनों कंपनी का सारा कुछ निचोड़ लिया मैंने। कह रहा ठीक है, कह रहा दोनों ही सिचुएशन में जो कंपनीज एग्जिस्ट कर रही थी, रिजल्ट जो था वो एग्जिस्टिंग कंपनी था। कह रहा है ओके, रिजल्ट क्या है, एग्जिस्टिंग कंपनी। जो कंपनी फाइनली मेरे पास है वो क्या है, एग्जिस्टिंग कंपनी। कह रहा है अमलगमेशन क्या है, अमलगमेशन यहाँ पे टू और मोर कंपनीज, यहाँ पे टू और मोर कंपनीज आर joined together to form a new entity। ठीक है, यहाँ पे आप x प्लस y मिले तो जरूर, बट यहाँ z कंपनी एक न्यू एंटिटी बनाएगी, एक नई कंपनी बनाएगी। आई बात समझ, आ रही है बात समझ। वोडाफोन प्लस आइडिया क्या बना, वोडाफोन आइडिया बन गया सर, तो मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग कंपनी थी, इसको एवी कर दिया मैंने, क्या है, मर्जर। मर्जर, आ रही है बात समझ, आ रही है बात समझ। कुछ नया तो नहीं बनाने जा रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ऐसे करके कुछ एक बैंक था, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक वर्सेस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, रिजल्टेंट कंपनी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, मर्जर। रिजल्ट क्या है, एग्जिस्टिंग कंपनी है नई कंपनी है, नई कंपनी अमलगमेशन, पुरानी कंपनी है तो मर्जर, सिंपल। सर अच्छा आप एक बात बताओ, अब ये मर्जर अमालगमेशन तो मैं कर लूंगा, कर लोगे, इतना आसान, मर्जर अमालगमेशन ऐसा आसान नहीं है भैया, शादी की तरह है। मतलब सर देखो यार, जैसे शादी में होता है, तुम लोगों को पता ही है सर, आप तो एक तो शादी बड़ी कराते हो आप यार, पंडित हो क्या, पंजाबी हूं मैं यार, देसी चट कहते हैं मेरे को। यही तो यार, तो तने सारे ना यार मखौल कर करके एक तो मैं क्लासा पूरी कर दूंगा, तो लगता है यार, चलो कोई मजाक उड़ा लो बेटे टीचर का, कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं। आगे चलते हैं, मर्जर अमालगमेशन समझते हैं। कहते सर मर्जर अमालगमेशन शादी की तरह होता है, आप ऐसे क्यों कहते हो। हाँ यार यही तो होता है, देखो शादी में क्या क्या होता है, इतनी सारी चीजें होती है। आप पहले लड़की के घर वाले मनाओ, फिर लड़के के घर वाले मनाओ, फिर देखो उनके बड़े सारे और बंदे होते हैं जो आके टांग अड़ा देते हैं, ओए वो सामने वाले कौन है, पंजाबी है, नहीं पंजाबी नहीं है यार, तो कमाल कर रहा है, पंजाबियों में यार कोई कमी थी यार, ऐसा होता है। लोगों को मनाओ, उसके बाद क्या होता है, सर पंडित जी को मनाओ, सर पंडित जी को मनाओ, शादी का मेन्यू डिसाइड करो सर, ओके, शादी का कार्ड मंदिर में दे के आओ, खाने का मेन्यू डिसाइड करो, वो डिसाइड करो, उसके बाद देखो उसमें कितने फंक्शन होंगे। शादी भी आजकल एक ये नहीं है आप जाए आप गए आपने शादी कर, बड़े सारे ऐसे ऐसे चलते 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 फंक्शंस होते हैं छोटे छोटे, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और उसके बाद अल्टीमेटली एक दिन शादी होती है, जिस दिन शादी हो रही होती है उस दिन तो आप पूरा ध्यान रखते हो भाई, कोई दंगा ना कर दे, कोई हरकत ना कर दे, है ना। कोई देखते हो आप फिर भी कोई पी पाके प्लेटें तोड़ ही देता है, वो भी बताऊंगा क्या कोई ऐसा है जो गड़बड़ कर रहा है। और उसके बाद भी आप क्या देखते हो कि यार चल ठीक है, कुछ लोग होते हैं बड़े सीधे साधे, है ना, वो बेचारे शरीफ शरीफ तरीके से शादी करके जाते हैं। हमारे यहाँ तो देखो यार, शादी तुम एक बार हल्की कर लो, दारू अच्छी रखना पंजाबियों में, वरना क्या होता है बड़ी बातें होती हैं यार, अच्छा नहीं लगता ऐसे, दारू अच्छी होनी चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं, मर्जर एंड अमालगमेशन, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो अप्लाई होंगी, कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे कंप्लाई करनी है। कंपनीज एक्ट 2013 मैंने आपको बताया, सर टेक ओवर नहीं बेटा, टेक ओवर कहाँ से, टेक ओवर तो ये रहा ना, टेक ओवर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। कंपनीज एक्ट, मर्जर अमालगमेशन के बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं और किसी चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा। कह रहा ठीक है सर, कह रहा कंपनीज एक्ट के अंदर उन्होंने बनाए हैं कंपनीज कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट टूल्स, कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन रूल्स 2016। इसके अंदर कुछ रूल्स हैं जो मुझे फॉलो करने हैं, रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 29 तक। उसके बाद इसके अलावा मुझे फॉलो करना होता है फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसके अलावा मुझे फॉलो करना होता है एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स 2015। इसके अलावा मुझे फॉलो करना होता है सर, आप कह सकते हैं कि इंडियन स्टैम्प एक्ट। शेयर्स कैसे हैं आपके, सर अच्छे हैं हमारे शेयर्स, अबे फिजिकल मोड में है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, अच्छे हैं हमारे शेयर्स। अलॉटमेंट करोगे, स्टैम्प ड्यूटी दोगे, अच्छे हैं हमारे शेयर्स। कंपटीशन एक्ट 2002, कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है। उसके अलावा क्या आप, और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया है AS14, AS, ये सारी चीजें हैं जो मुझे कंप्लाई करनी है। तो हर एक टॉपिक के ऊपर
जैसे ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फेमा है, एलओडीआर है, इंडियन स्टैम्प एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, इन सब में हम देखेंगे कि हाँ यार चीजें फेयर है, आपको पूरी समझ में आ रही है। इन सब पे एक एक क्लास, और इन पे तो न जाने कितनी ही क्लास है, न जाने कितनी ही क्लास है। ठीक है, पुराने सिलेबस में मैं पढ़ा दिया करता था यार 24 क्लासेस। तो क्या बात कर रहे हो, 24 क्लास, हाँ 24 वहां देता था, अभी तो सोचो कितनी होगी। चलो आगे चलते हैं, अब अगली बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं उस टॉपिक को जो हमारा अब आज के बाद से तुम्हारे खून में होना चाहिए। अच्छे पैसे चाहिए तो मर्जर अमालगमेशन पूरे अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। अगर आपको अच्छे से आता होगा तो सर बहुत मजा आएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं अबाउट अमालगमेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अमालगमेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट ने हमारे को ये नहीं बताया मर्जर क्या होता है, क्या बताया, अमालगमेशन क्या होता है। कह रहा सर चलिए ठीक है देखते हैं। अमालगमेशन का मतलब है, ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 2। याद रहे सारी की सारी डेफिनेशंस चाहे कोई भी एक्ट हो सेक्शन नंबर 2 में ही लिखी होती है, 2(1)(b। ठीक है, इसने डिफाइन करा अमालगमेशन। कह रहा अमालगमेशन क्या होता है, कहता अमालगमेशन मींस मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज। मर्जर ऑफ टू नहीं, आप लिखो वन और मोर कंपनीज, वहां पे टू वर्ड मेंशन नहीं है, वहां पे मेंशन है वन और मोर कंपनीज। वन और मोर कंपनीज, amalgamation of one or more companies with another company, with another company। और आप कह सकते हैं merger of two or more companies, of two or more companies to form one company। दो कंपनीज को मिलाकर आप क्या बनाने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म वन। ओके ठीक है। अच्छा सर अगर आपकी कंपनी है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, और आप क्या कर रहे हैं, आप अल्टीमेटली z बना रहे हैं। कह रहा तो ये दोनों की दोनों क्या कही जाएंगी, ये कही जाएंगी अमलगमेटिंग। अमलगमेटिंग, और जो आपकी रिजल्टेंट है इसको मैं कहूंगा अमलगमेटेड। अमलगमेटेड, ये क्या है मेरा, फाइनली ये मेरा रिजल्ट है सर, इट इज माय रिजल्टेंट का। ओके ठीक है सर, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं सर, अगली बात समझाओ। कह रहा सर देखो अमलगमेशन होगा, मेरे हिसाब से अमलगमेशन ये है। कह रहा है अब अमलगमेशन में होगा क्या क्या, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आप यहाँ लिख सकते हो स्पेशल पॉइंट्स, या आप सीधा सीधा पॉइंट्स में लिखो यार, छोड़ो हटाओ, स्यापा पाना ही नहीं। कहता अमलगमेशन में होगा क्या क्या, कहता इनकम टैक्स एक्ट, कहता मैं अमलगमेशन तभी मानूंगा जब ये सारी चीजें हो पाएंगी। मैंने कहा क्या क्या, कह रहा सर देखो पहला पॉइंट, ओके, अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये सारी की सारी आप ट्रांसफर कर दोगे टू अमलगमेटेड कंपनी। सर आप ऐसे से हिलते क्यों रहते हो, ताकि मैं और अच्छे से साफ साफ लिख दूं। कुछ बच्चे पहले मेरे को देखो कहते थे सर आपकी राइटिंग ना बिल्कुल भी साफ नहीं है। अब देखो समझ में तो आ रही है ना, हाँ समझ में आ रही है, कुछ कुछ तो आ ही रही है, इतनी अच्छी भी इतनी कोई सुंदर राइटिंग नहीं है आपकी, पर ठीक है, लॉन्डो के हिसाब से बात करो ना यार, ऐसे लड़कियों के हिसाब से नहीं है, लॉन्डो के हिसाब से बात करो, राइटिंग देखो कितनी साफ लगेगी तुम्हारे। अमलगमेटिंग कंपनी बेटा जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके पास वो सारी की सारी ट्रांसफर करेगी बाय वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन, यानी कि अमलगमेशन के अंदर जब आपका अमलगमेशन होगा तो सारी की सारी प्रॉपर्टी अमलगमेटिंग कंपनी से अमलगमेटेड कंपनी पे ट्रांसफर। कह रहा ठीक है सर, कह रहा ठीक इसी तरीके से प्रॉपर्टी प्लस लायबिलिटी, यहाँ पे एक ही पॉइंट बना दो इसका, बोलो, प्लस ऑल लायबिलिटीज।
कह रहा सर सारी लाइबिलिटीज जितनी भी है, सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी है, सारी की सारी अमेलगमेटिंग कंपनी से उठ के अमेलगमेटेड कंपनी पे चली जाएगी। मैंने कहा बट जाएगी कब? कहता है बिफोर अमेलगमेशन। जैसे ही आपका अमेलगमेशन कंप्लीट होगा उससे पहले पहले ये सारा काम हो जाएगा। कह रहा ओके, बाय वर्च्यू ऑफ अमेलगमेशन आप लिख सकते हो आसान भाषा के लिए, बिफोर अमेलगमेशन इस कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज, सारे के सारे एसेट्स यहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आई बात समझ? पक्का? फोकस कर रहे हो ना? अभी तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आगे जाओगे एक बार ऐसे किया गया टॉपिक। ध्यान रखना यहाँ इस टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर जितना आप ऐसे 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 हुए और गया सब्जेक्ट। ठीक है, आगे लेके चलता हूँ दोस्तों, अगली बात को समझने की फिर से कोशिश करना। कहता सर, मैंने कहा जी बताइए। कह रहा आपकी अमेलगमेटिंग कंपनी में, कह रहा अमेलगमेटिंग कंपनी जो आपकी है, मैंने कहा जी। कह रहा उस अमेलगमेटिंग कंपनी में कम से कम मिनिमम 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स, 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स। बेटा प्लीज यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वैल्यू की बात करने जा रहा हूँ। अभी बताऊंगा वैल्यू का क्या मतलब होता है, नंबर नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास अगर 1000 शेयर होल्डर है तो उसमें से, कहता है यहाँ पे से ये सारे के सारे शेयर होल्डर्स will become shareholders of amalgamated company. ओके ओके, अब याद रखें मेरा मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सर 1000 शेयर होल्डर है मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास कितने शेयर होल्डर्स हैं? 1000 शेयर होल्डर्स, मिनिमम 750 यहाँ पे आ जाए। नहीं, मेरा मतलब इससे नहीं है सर, मेरा मतलब नंबर से नहीं है। ये मेरी अमलगमेटिंग कंपनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स है, ये अमलगमेट होने जा रही है। मैंने कहा इसकी शेयर कैपिटल कितनी है? कहता है सर 100 करोड़ रुपीज है। मैंने कहा नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूँ। कह रहा है 100 करोड़। मैंने कहा इस 100 करोड़ में से मिनिमम 3/4 यानी कि 750 करोड़ की शेयर होल्डर्स जो है वो इस कंपनी में जाएंगे। सर मना कर देंगे तो अमलगमेशन नहीं है, वो बेनिफिट नहीं दूंगा, मैं बेनिफिट नहीं दूंगा, बहुत ही गंदा आदमी हूं मैं, बेनिफिट बिल्कुल नहीं दूंगा। आ रही है बात समझ? प्लीज इसको याद रखना, 3/4 ऑफ वैल्यू, 3/4 ऑफ शेयर होल्डर नहीं बोलना है मुझे, 3/4 ऑफ वैल्यू बोलना है। इट्स ऑल अबाउट, सर इसमें आप इतना गाढ़े तरीके से पढ़ा रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, ये ध्यान रखना। और हमारे को तो मजे की बात ये नहीं समझ में आ रही, आप लिखवा रहे हो हाथ से। देखो बेटा, जब नंबर चाहिए, चाहिए ना नंबर, पैसा चाहिए, हाँ सर बिल्कुल चाहिए, दोनों चाहिए। नंबर आएंगे तो पैसा आएगा, नंबर तभी आएंगे जब ज्ञान होगा, ज्ञान सटीक होगा, सटीक मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट, तो आपको नौकरी भी बहुत इजीली मिलेगी। मर्चेंट बैंकर्स ने अगर आपको हायर कर लिया, वो यही भिगो के पूछेगा बार बार। अब और आगे चलते हैं, बात समझ में आई? कहता है मेरे हिसाब से AS14 कहता है मेरे हिसाब से ये फंडा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये चीजें चलनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी, ओके। कह रहा सर अगर AS14 है, AS14 के अंदर आपने मेरे को दो चीजें बताई। पहली बताई इन नेचर ऑफ मर्जर, इन नेचर ऑफ मर्जर। कह रहा ठीक है। कह रहा दूसरी आपने बताई इन नेचर ऑफ परचेज, इन नेचर ऑफ परचेज। कह रहा इन नेचर ऑफ मर्जर से क्या मतलब है और इन नेचर ऑफ परचेज से क्या मतलब है। पहले देख लो बेटा, जहां भी डाउट लग रहा हो तो प्लीज वहां पे पॉज करके दोबारा देखना। नहीं समझ में आए तो मेरे को दोबारा बताओ, मेरे को फोन करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, मेरे से दोबारा पूछो। ठीक है, इन नेचर ऑफ मर्जर। कह रहा सर मर्जर में अगर मैं जा रहा हूँ, AS14 के क्या बताया मुझे, देयर पर्टिकुलरली 2 टाइप्स ऑफ अमालगमेशन। उसने कहा अमालगमेशन मेरे लिए 2 तरीके का है सर। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। कह रहा एक तो है मर्जर का, एक है परचेज का। कहा ठीक है। अब ओके, कह रहा सर यहाँ पे मर्जर से मेरा मतलब है जैसे एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी ने, इस कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया। ठीक है, वन कंपनी एक्वायर्स अनदर कंपनी। अगर आप चाहो तो अपने आप नीचे अपनी मर्जी से ऐसे लिख लें, वन कंपनी एक्वायर्स अनदर कंपनी। तो यहां जैसे ही ये एक्वायर कर ली,
ठीक है, ये कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, ठीक है। एक्वायर करने से क्या मतलब है, अब इस कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, सब इसकी। बोलो बेटा, ऐसा होगा? अगर एक कंपनी मेरी हो गई, एक कंपनी को मैंने खरीद लिया, तो उसके सारे एसेट मेरे, सारी लायबिलिटी मेरी। आपने गाड़ी खरीदी तो गाड़ी पे होने वाली अब जो सर्विस है, आप चलाओगे, खर्चा होगा तो वो खर्चा भी आपका, अगर सर्विस होगी तो वो भी आपकी, बेनिफिट होगा तो वो भी आपका। कह रहा सर मैंने एक्वायर कर ली है कंपनी। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा सर अब एक और चीज, एक और पॉइंट जो यहाँ पर अब मुझे आप बताओ। मैंने कहा जी बिल्कुल, पूछिए सर पूछिए। कह रहा आपको ऐसे एक्वायर करना है, कह रहा ताकि ये वाले जो शेयर होल्डर्स हैं इनको यहाँ पर शेयर मिले। शेयर होल्डर्स हैव proportionate share, proportionate share in this company। अभी नोट मत करो, नोट मत करो, ये मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं आपको कुछ, अभी नोट मत करना। आई बात समझ? नहीं आई सर, नहीं बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ दोबारा से समझते हैं। जिनको समझ में आ गई है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आई, आप और मैं भी एक ही तरीके से, मेरे को भी एक बारी में एक बात समझ ही नहीं आती है ना। देखो अब अगली बात को समझते हैं। यहाँ पे कहता है सर, मैं कहा हाँ जी। क्या देखो, एक्स कंपनी प्लस वाई कंपनी इज इक्वल टू एक्स वाई कंपनी। अब ठीक है, अभी ये मत देखना मर्जर है अमाल्गमेशन है, छोड़ो उसको, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, एक ही मतलब है। कह रहा सर अब एक्स और वाई, इस कंपनी के सारे एसेट्स प्लस लायबिलिटीज इधर आ जाएंगे। मैंने कहा एसेट्स प्लस लायबिलिटीज इधर आ जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या इस बात में कोई गलती है? बोलो बेटा, इन दोनों कंपनीज के सारे एसेट्स, सारी की सारी लायबिलिटीज कहाँ चले जाएंगे? एक्स वाई एक कंपनी हमने बनाई वहां चले जाएंगे। कह रहा ठीक है। कह रहा यहाँ के जो शेयर होल्डर्स हैं, मैंने कहा अच्छा। कह रहा इन शेयर होल्डर्स को इस कंपनी के प्रोपोर्शनेट शेयर्स मिलेंगे। अब ये प्रोपोर्शनेट से मेरा क्या मतलब है? प्रोपोर्शनेट शेयर से मेरा क्या मतलब है? प्रोपोर्शनेट शेयर से मैं क्या कहना चाहता हूँ? कह रहा सर देखो यहाँ पे शेयर होल्डर था यार एक, उसका शेयर 10 रुपए का था। मैंने कहा ठीक है। कह रहा 100 शेयर है उसके पास 1000 रुपए का। कह रहा यहाँ पे ये दोनों कंपनी इकट्ठी हो गई तो स्ट्रेंथ बढ़ गई ना, स्ट्रेंथ बढ़ गई ना। चाचा चौधरी अकेले हैं और साबू अकेला है, या दोनों साथ में आ गए, अब चाचा चौधरी और साबू तो एकदम बलशाली आदमी हो गए। अब मारेंगे दोनों के पास एक ऑपरेशनल साइनर्जी आ जाती है। ये ऑपरेशनल साइनर्जी, ये पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप, फिलहाल ये समझ में आया बेटा। यहाँ पे एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10 रुपए का एक शेयर है और उसके पास 100 शेयर है, ठीक है। अब उसको इस कंपनी में शेयर रखने का कोई फायदा है नहीं सर, ये तो मर्जर हो गया। पर ये कंपनी है, ये कंपनी कहती है मेरा एक शेयर जो है ये 20 रुपीज का है, 20 रुपीज पर शेयर। कोई बात नहीं सर, मैं इसको 50 शेयर दे दूंगा यहाँ पे। यस, तो इसीलिए तो कहा प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली। अगर आपसे मैं एक कंपनी के शेयर्स ले लूंगा, दूसरी कंपनी का दूंगा, तो देखूंगा ना जो आपके पास है वो कितने का है। आप एक गाड़ी खरीदने जा रहे हो नई वाली, ठीक है, आपकी पुरानी गाड़ी देखूंगा ना मैं, सर जो आप मेरे को देने आए हो वो कितने की है और जो मैं दे रहा हूँ वो कितने की है। आ रही है बात समझ? हाँ 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 हाँ, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब समझते हैं इन नेचर ऑफ परचेज क्या होता है। इसको आप जैसे भी लिखना चाहो, ठीक है, आपको जो मैंने लाइन बताई है आप जैसे भी लिखना चाहो आप वैसे लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? वन कंपनी एक्वायर्स अनदर कंपनी, one company acquires another company in such a way that all assets and liabilities of that company will be transferred to the acquirer। all assets and liabilities of that company will be transferred to the acquirer ना लिखकर आप लिख सकते हो amalgamated company। ये amalgamated है, जो बन के तैयार हुई है वो क्या है? amalgamated। और जो अभी बन रही है वो क्या है? amalgamating। अभी तो बताया था यार, अभी बताया था, हाँ ये देखो ना, अभी तो बताया था आपको कि जो कंपनी अभी बन रही है, ओके, अभी लिखवाया था यार ये मैंने कहीं पे आप लोगों को, ये देखो अमेलगमेटिंग कंपनी, ये लिखवाया ना, x प्लस वाई क्या है? अमेलगमेटिंग है सर। z क्या है? अमेलगमेटेड है सर। हाँ हाँ हाँ, आई बात समझ? हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप ये लिख रहे थे in such a way that all the assets and liabilities of the amalgamating company will be transferred to amalgamated company
and the shareholders of amalgamating company are entitled to have proportionate shares in amalgamated company. ठीक है, इन शेयर होल्डर्स को नई वाली कंपनी के अंदर प्रोपोर्शनेट शेयर्स भी मिलेंगे। चलिए आगे जी। हाँ चलो, ध्यान दे रहे हो ना? ध्यान नहीं दोगे सावधानी हटी और दुर्घटना भी घट जाएगी यहीं पे। अच्छा, अब परचेज में क्या होता है? परचेज में ना क्या होता है, मैं अल्टीमेटली यहाँ पे तो देखो जैसे ये चीजें चल रही हैं, मैंने शेयर होल्डर को ये वाला काम दे दिया, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट शेयर्स दे दिए और बिजनेस चल रहा है। बट इधर क्या होता है इन नेचर ऑफ परचेज, यहाँ पे एक कंपनी, एक्स कंपनी एक्वायर कर लेती है सीधा दूसरी कंपनी को। ठीक है, इस कंपनी को एक्वायर कर लेती है, बट उसके बाद इसका जो बिजनेस होता है, इसके सारे एसेट्स सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं। एसेट्स प्लस लायबिलिटीज क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर कर लेते हैं हम अपने पास। और बट यहाँ के शेयर होल्डर्स को कुछ भी प्रोपोर्शनेट शेयर्स वहां पर नहीं मिलते हैं। शेयर होल्डर्स को कुछ भी प्रोपोर्शनेट शेयर्स दोस्तों वहां पर नहीं मिलेंगे। प्रोपोर्शनेट शेयर्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो ये होता है इन नेचर ऑफ परचेज। सिंपल, आई बात समझ? ठीक है, यहाँ पे इस कंपनी का बिजनेस जो होगा वो मैं बिल्कुल एंड कर दूंगा। सर ये परचेज वाला कब होगा? जब मैं स्ट्रेट अवे अपने कॉम्पिटिटर पे जा रहा हूँ। मैंने अपने कॉम्पिटिटर को खरीद लिया सर, खरीद लिया मैंने सीधा। अब उसके बाद क्या होगा यार? आज के बाद उसके सारे एसेट मेरे, सारी लायबिलिटी मेरी, प्रोपोर्शनेट शेयर्स जो है वो भी मैं नहीं इशू करूंगा, क्योंकि इस कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स है ना, इनके सारे के सारे शेयर्स मैंने यहाँ पर खरीद लिए हैं। मैंने खरीद लिए, मैंने उठा के डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने कहा बंद कर इस कंपनी को, सारे एसेट इधर दे, सारी लायबिलिटी इधर दे, छोड़ इसको, बंद कर। ठीक है, तो क्या होता है बिजनेस को सीधा सीधा नहीं मैं करता हूँ। यहाँ पे याद रहे, यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता है, बट वहां पर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है आपका बिजनेस कंटिन्यू हो। आपने कंपनी एक्स बनाई है या कंपनी वाई बनाई है, कोई भी आपने बनाई है, यहाँ पे पूरी पूरी इंटेंशन होती है कि हम उस बिजनेस को कंटिन्यू करें। ओके, ठीक है, परचेज कर लिया, छुट्टी भैया। अब तुम कौन, मैं काम का बिना बात के पंगा नहीं लेना। ठीक है सर। अच्छा, एक हिंदी में कहावत है बड़ी पुरानी, जिसमें हम कहते हैं एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार, ऐसा होता जाता है ना। तो अब बहुत बार ऐसा सुना है यार कि इकट्ठे हो जाते हैं लोग। अब एक बात बताओ, हमने देखा है कि x प्लस वाई ऐसा हो रहा है, बहुत बार हो रहा है। दो कंपनी इकट्ठे आ रही हैं, वोडाफोन आइडिया हो रहा है, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया। सर आईबीसी का केस भी हो गया था, बताया था आपने। हाँ, तो x प्लस वाई ऐसा हो क्यों रहा है? व्हाट इज द रीजन रीजन या ऑब्जेक्टिव, अगर मैं आपको कहना चाहूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन। ऐसा होता क्यों है यार कि मर्जर एंड अमालगमेशन मैं करने जा रहा हूं? सर अभी मर्जर एंड अमालगमेशन पूरा लिखवा रहा हूं मैं आपको, आगे चल के जैसे ही हम आगे पहुंच जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, इसको एमएनए लिखना शुरू कर देंगे। एमएनए, यस। सबसे पहला रीजन होता है यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? हमारे को तो आप पहले ही जानते हो कि हमारी जो वैसे ही अंग्रेजी में हाथ तंग है, जिंदगी की एक ही सबसे बड़ी जंग है, अंग्रेजी में अपना हाथ तंग है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से क्या मतलब होता है यहाँ पर? इकोनॉमीज ऑफ स्केल से मैं कहना चाहता हूँ कि सर अगर अगर आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट आप बेचते हैं जिसमें आपको 10 रुपए बचते हैं, जो 100 रुपीज का एमआरपी है, 100 रुपीज का प्राइस है, जिसमें आपको 10 रुपए बचते हैं। मैंने आपको कहा आप एक काम करो, 2000 प्रोडक्ट्स मेरे को दे दो, ठीक है, और इसकी कॉस्ट प्राइस आपकी 7 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, मैंने आपको बोला 2000 प्रोडक्ट दोगे मेरे को? मैंने कहा हाँ दे दूंगा। आप कह रहे हो यार मैं पर 8 रुपए का रेट दूंगा। मैंने कहा यार 7 रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस है, 2000 प्रोडक्ट मैं आपको दूंगा तो मेरे को 2000 रुपए बच जाएंगे। ठीक है, और इधर इधर मैं दिन में सेल कर पाता हूँ सिर्फ 50 यूनिट सेल कर पाता हूँ मैं, तो मेरे को दिन के 500 रुपए बचते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, इधर आने के बाद जैसे ही मैंने प्राइस को डाउन करा तो मेरा प्रॉफिट ऊपर हो गया। बोलो, प्राइस नीचे प्रॉफिट ऊपर, प्राइस नीचे प्रॉफिट ऊपर, आई बात समझ? तो इसी को कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। में भी शायद आपने पढ़ा होगा आज से पहले, इस बात को समझा भी होगा, सुना भी होगा, इन चीजों के बारे में बात करी भी होगी। ठीक है, बताइए दोस्तों, चलें आगे।
चलिए अब चलते हैं हम आगे, अगली बात करते हैं, अगली बात पे फोकस करते हैं अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बाद अगला जो टॉपिक आता है दैट इज रिडक्शन इन प्रोडक्शन। रिडक्शन इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, सेलिंग, लीगल, प्रोफेशनल, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो सारे के सारे खर्चे हैं ये कम हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है यार, आपने अल्टीमेटली देखा होता है बहुत बार कि एक प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उसकी कॉस्ट पड़ रही है 8 रुपए। ठीक है, अगर आप किसी बंदे के पास जाते हो तो भैया 1 किलो टमाटर दे दे, तो वो कितने का देगा? सर 40 रुपीज के हैं, 50 रुपीज के हैं। तो अब यही टमाटर आप उसको बोलो मेरे को 1000 किलो चाहिए, ये रेट देगा नहीं सर, फिर तो वो होलसेल वाला रेट लगाएगा ना। तो एक बड़े स्केल पे जाने के बाद यानी कि जो रिडक्शन इन कॉस्ट आ जाती है, जो आपका खर्चा होता है वो कम हो जाता है। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, यस, शाबाश। अब चलते हैं आगे। अब कहीं ना कहीं अगर दो लोग इकट्ठे आ जाएंगे तो इसकी भी कुछ स्ट्रेंथ है, इसकी भी कुछ स्ट्रेंथ है, यानी कि ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज हो पाएगा। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं कहीं ना कहीं मैं उनको बहुत अच्छी कैपेसिटी पे यूज कर पाऊंगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ठीक है यार यहाँ पे मेरे रिसोर्सेज हैं तो अगर ये और मैं इकट्ठे हो जाएंगे, अगर आप ऐसा सोचो फ्लिपकार्ट और अमेजोन मिल के माल बेचने लग जाते हैं तो सर कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा मार्केट में, है ना। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान अमेजोन बेच पाता है शायद फ्लिपकार्ट इतना नहीं बेच पाता, है ना। या फिर अगर मैं बात करूं आपसे, मिंत्रा किसी के साथ मिल जाता है। मिंत्रा पे ज्यादातर लोग क्यों जाते हैं? फैशन के लिए, कि नहीं यार कपड़े लेने हैं मिंत्रा से लोग। सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मिंत्रा और फ्लिपकार्ट अगर मिल जाएंगे तो अमेजोन तो आउट हो जाएगा। फ्लिपकार्ट तो सब कुछ बेच पा रहा है, सब कुछ बेच पा रहा है, मिंत्रा पे लोग जा रहे हैं कि हाँ यार इसके पास प्रोडक्ट जो है, कपड़े उपड़े हैं, ये मिंत्रा से ले लीजिए। समझ रहे हो बात को? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब मान लीजिए एक मशीन है, एक मशीन 24 घंटे चल सकती है दिन के अंदर, बट एक्स की कंपनी जो है वो उसको यूज करती है सिर्फ और सिर्फ 12 आवर्स के लिए। मैंने कहा यार बाकी 12 घंटे तुम यूज करो, एक डे शिफ्ट में काम करो, एक नाइट शिफ्ट में काम करो। अच्छा देखो, जैसे आपने गाड़ी ली है, आपकी गाड़ी चल सकती है ना 24 घंटे? नहीं, बट आप कितनी चलाते हो? दिन में मुश्किल से 1 घंटा चलाते हैं सर, तो बाकी 23 घंटे क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो रही है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। आगे नेक्स्ट इज ऑल अबाउट टैक्स एडवांटेजेस। टैक्स एडवांटेजेस क्यों, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जब मर्जर होता है तो उसका आधा से ज्यादा रीजन ये होता है कि ये कंपनी बहुत ही गंदे तरीके से लॉस में जा रही है। मैं इसका लॉस क्या होगा, एसेट ट्रांसफर हो जाएंगे, लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी, लॉस भी ट्रांसफर हो जाएगा। जब लॉस ट्रांसफर हो जाएगा तो कल को क्या होगा, मेरा इनकम टैक्स में पैसा बचेगा। ठीक है, टैक्स एडवांटेजेस और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। दो लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, इधर बेचारा जी अकेले काम कर रहा है, तो दोनों में से ये दोनों आगे बढ़ जाएं, इसका इजी स्कोप है। आई मीन इनके लिए कहानी इजी है बट जी के लिए मुश्किल है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड रिवाइवल ऑफ सिक कंपनी। रिवाइवल ऑफ सिक कंपनी, जी हाँ। मान लीजिए जैसे आप बीमार हो जाते हो, तो पहले एक सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट हुआ करता था जो कहता था कंपनी बीमार हो गई है सर, कंपनी सिक हो गई है। अब एक बात बताओ, अगर एक कंपनी है एक्स, ये कंपनी बीमार हो गई है, इसको मैं एक हेल्दी कंपनी के साथ लगा दूंगा तो ये कंपनी ठीक हो जाएगी ना? बोलो, ये कंपनी बेकार हो गई है, बहुत खराब हो गई है, इसके अंदर मतलब दम तो बहुत है पर आज के टाइम पे एसेट्स कुछ है ही नहीं, और लाइबिलिटीज जो है वो तो आसमान फाड़ रही है सर। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसी एक कंपनी के साथ लगा दिया जो फाइनेंशियली बिल्कुल स्ट्रांग है। तो अब क्या होगा, कहीं ना कहीं सर ये कंपनी जो है वो रिवाइव हो जाएगी, इस कंपनी को मैं रिवाइव कर पाऊंगा। बोलो, हाँ सर रिवाइव तो कर पाओगे इसको। यस, और एक लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं ऑपरेशनल सैनर्जी, जो मैंने अभी यूज भी किया था, जिसको देखते ही आपने ऐसे किया है। ऑपरेशनल सैनर्जी क्या होता है? देखो ऑपरेशनल सैनर्जी से क्या मतलब होता है, यहाँ पे पहली बात करते हैं सैनर्जी से क्या मतलब है। सैनर्जी से मेरा मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर कि कंबाइंड फर्म is more valuable than sum of firms। ठीक है, कह रहा है आपने किसी के साथ सर जॉइंट कोलैबोरेशन कर लिया, आप कह रहे हो मेरे को माल की जरूरत पड़ेगी मैं तुझसे ले लूंगा, या तो आपने वो जगह ही खरीद ली अपने अंडर लेनी, दोनों बातों में डिफरेंस है।
दोनों बातों में डिफरेंस है। एक ये बात है, एक ये बात है कि आपके पास मान लीजिए आपको कुछ प्रोडक्शन की जरूरत है, प्रोडक्शन की जरूरत है, तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल आपके यहाँ पे ही बन रहा है तो जल्दी मिलेगा। बाहर से मंगवाऊंगा, कोलैबोरेशन कर रखा है, तो वो क्या है, दैट इज सम ऑफ फर्म्स, उसको कोलैबोरेशन कहते हैं। कंबाइंड फर्म का मतलब यानी कि आपके ही अंडर आ रहा है सारा कुछ, सम ऑफ फर्म्स। कहता है गेन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, gains obtained from amalgamated undertaking, amalgamated undertaking results in ऑपरेशनल गेन्स। अब देखो बेटा, अगर 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 एक्स और वाई अलग अलग काम करेंगे तो गेन भी अलग अलग होगा। अगर एक्स और वाई मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, अगर एक्स और वाई मिलकर यहाँ पर काम करते हैं तो काम करना भी आसान है, काम करना भी आसान है। और दोनों मिलकर अगर एफर्ट लगाएंगे तो जल्दी भी प्रॉफिट गेन कर पाएंगे, जल्दी मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, एक तरफ पे जी अकेला है, ठीक है, एक तरफ पे अमेजोन अकेला है, एक तरफ पे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा इकट्ठे आ गए, तो अब क्या होगा सर, ये दोनों जल्दी मार्केट कवर कर पाएंगे। ठीक है, जल्दी मार्केट कवर कर पाएंगे। उस सैनर्जी की वजह से, कंबाइंड फर्म की वजह से आपको कहीं ना कहीं ऑपरेशनल गेन भी होगा। हाँ 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 हाँ, ये ऑपरेशनल गेन क्यों होगा, ड्यू टू सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे, क्योंकि अब इनकी जो स्टाफ फैसिलिटीज है, ठीक है, आप कह सकते हो स्टाफ फैसिलिटी कह सकते हो, आप कह सकते हो प्लांट्स को कहीं ना कहीं, जो हमारे प्लांट्स हैं जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन होता है उसको कहीं ना कहीं मैनेज करना, कहीं ना कहीं सेल्स ऑफिसर्स को मैनेज करना, कह रहा ये सब दोनों चीज, सारी की सारी चीजें एक ही रूफ के अंडर आ जाएंगी और कॉस्ट बच जाएगी। ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या कोई बात नहीं, बहुत मजा तो नहीं आया ये टॉपिक पढ़ के सर, पर फिर भी आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सर ब्रेक दे दो यार, ब्रेक दे दो इतनी जल्दी। चलो वैसे क्लास में कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है, दिया ब्रेक, ऐश करो। ठीक है, जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस मिलते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए, अब ये बात करते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ मर्जर हमारे को पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ तो होते हैं जो बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो आपने देखे हैं, कुछ जो ऐसे हैं जो होते तो नहीं है, बट ठीक है, बट मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा हो भी सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट जो मर्जर आपका होता है। एक तो होता है विद इन द सेम इंडस्ट्री, आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही मर्जर करने जा रहे हो सर। आप हो ऑटोमोबाइल्स के अंदर, आप ऑटोमोबाइल्स के अंदर आप गाड़ी बनाते हो, आपने मारुति ने एमआरएफ के साथ मर्जर कर लिया, या मारुति ने क्या किया, यार एक काम करते हैं, एक बहुत सारे बॉश के प्रोडक्ट्स आते हैं या माइको के प्रोडक्ट्स आते हैं, इनको इनके साथ मर्जर कर लो। ठीक है, एक तो होता है जो आपका विद इन द सेम इंडस्ट्री कहीं भी आपका काम चल रहा है। तो सबसे पहला जो आता है दोस्तों हमारे पास, दैट इज कॉन जेनरिक मर्जर, कॉन जेनरिक मर्जर एंड कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। को-जेनरिक मर्जर क्या होता है सर, ऐसा मर्जर वेयर मर्जर टेक्स प्लेस विद इन, मर्जर टेक्स प्लेस within with same industries, with same industries and taking place at same level of activity या सेम लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर सेम इंडस्ट्री के अंदर वोडाफोन आइडिया, ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल, वोडाफोन आइडिया। एक गाड़ी बनाने वाले ने दूसरे गाड़ी बनाने वाले के साथ टाई अप कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया था मारुति ने टोयोटा के साथ एक टाई अप करा, जहां पे वो क्या करेंगे, जो यूज कार्स हैं उनको कहीं ना कहीं रिसाइकिल करने का फंडा अडॉप्ट किया जाएगा। अब ये आगे चलते हैं। कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या होता है, दैट मीन्स कंबाइनिंग या फिर मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज which are not related, which are not related to each other,
जिनका एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, नाइदर वर्टिकली नॉर हॉरिजॉन्टली। कहता ना वर्टिकली ना हॉरिजॉन्टली, मतलब ही नहीं है, ना ऐसे मतलब है ना ऐसे मतलब है। कह रहा कोई मतलब ही नहीं है मेरे दूर दूर से तुम्हारे साथ यार, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। कह रहा जैसे कि कहता है जैसे कि सर एक प्लेन वाली कंपनी है एयर इंडिया, ठीक है, उन्होंने हार्पिक के साथ जाके मर्जर कर। कह रहा तेरे इससे क्या मतलब है यार, कहाँ एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, या फिर चलो वो दुबई की फ्लाइट है एमिरेट्स की फ्लाइट है, और उसके अलावा पीछे से ना हार्पिक के साथ मर्जर करने जा रहा हूँ। कह रहा ये क्या सिस्टम है यार, ये क्या सिस्टम है यार। अच्छा ठीक है सर, आगे चलते हैं। जैसे कि देखो, एक तो ये है विद इन सेम इंडस्ट्री, और यहाँ पे पूरे भी सर किसी भी तरीके से वो रिलेटेड है ही नहीं, रिलेट करता ही नहीं है। कहता है ठीक है। कह रहा सर ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है। लो, वर्टिकल मर्जर, वर्टिकल मर्जर एंड हॉरिजॉन्टल मर्जर। अब ये वर्टिकल मर्जर क्या है और ये हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या है। कह रहा सर सबसे पहले आप देखो वर्टिकल मर्जर में आपको बता दूं। कहता है बिटवीन फर्म्स which are complementary to each other, complementary to each other। कह रहा जो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के साथ। कहता कॉम्प्लीमेंट्री है सर कैसे, मतलब मैं समझा नहीं कुछ। कह रहा सर देखो जिसमें एक का काम दूसरे के बिना नहीं चलेगा। मारुति है, इसको टायर बनाने वाला बंदा चाहिए ही चाहिए। तो इसने क्या किया, एक बंदे के पास प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ, एक बंदे के पास प्रोडक्ट है, दूसरे के पास मार्केट है। तो उसने क्या करा, प्रोडक्ट वाले ने मार्केट वाले के साथ मर्जर कर लिया। जैसे कि आप क्या करते हो, अमेजोन ने देखा कि एक सिंबल नाम का एक ब्रांड है, उसके साथ मर्जर कर लिया कि भाई तू आ जा आप अपने साथ। ठीक है, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सर तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है मर्जर बिटवीन कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स हु आर, आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स ऑफ, हु आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सेम टाइप ऑफ सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या ना जो क्या है सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया सेम टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं सर। यस ठीक है। कह रहा है और रेंडर सेम टाइप ऑफ सर्विसेज। कह रहे या तो जो क्या कर रहे हैं सेम टाइप ऑफ सर्विसेज को कहीं ना कहीं रेंडर करते हैं। कहता है एक बंदा डॉक्टर का काम करता है, दूसरा भी डॉक्टर का काम करता है, दोनों ने मिलकर एक ही क्लिनिक खोल लिया, मर्जर। ठीक है, सेम टाइप ऑफ सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है सर, कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज है ना वो कम हो जाती है। आपने देखा पहले तो देखो कितनी सारी कंपनीज थी, एयरसेल थी, टाटा थी, एक डोकोमो, टाटा डोकोमो था, एक और आ गया था बीच में, है ना, बहुत सारी कंपनीज आ गई थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एयरसेल आउट हो गया सर, कोई पूछता नहीं है। टाटा आउट हो गया सर, कोई पूछता नहीं है सर। वोडाफोन आइडिया एयरटेल जियो बचे, वोडाफोन और आइडिया मिल गए। अब मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, सिर्फ तीन, वोडाफोन आइडिया एयरटेल और जियो, तीन बंदे बचे हैं मार्केट के अंदर। तो इससे क्या होता है, पर्टिकुलरली इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अब देखो यार छोटी सी बात है, अगर एक मार्केट के अंदर दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, और दोनों लोगों ने मिलकर साथ में मर्जर कर लिया, तो उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। ठीक है सर, हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, को जेनरिक भी कहते हैं, कौन जेनरिक कहते हैं, को जेनरिक नहीं कौन जेनरिक। रिडक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं रिडक्शन। चलिए सर आगे चलिए, बताइए। हाँ सर आ गया समझ में। अच्छा और आगे लेके चलता हूँ। इसी वर्टिकल मर्जर को दो तरीके से देखा जाता है। एक तो सर मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए मार्केट है, उसके लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। सर दोबारा से लिखो यार, कोई नजर आ नहीं रहा वहां पर, जबरदस्ती पता नहीं अपनी जगह बना देते हो। आप बिना पेज बचा रहे हो, पेज क्या बचाना है, यहाँ पैसे नहीं लगते हैं यार इस पे तो जो पैसे लगने थे सर के इकट्ठे लग गए हैं। देखो आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, कहता सर ठीक है बिल्कुल ठीक है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं उस प्रोडक्ट को क्या करता हूँ बहुत सारी जगह पे बेचता हूँ, उसकी मार्केटिंग करने के लिए अलग कंपनी है, ठीक है, और मैं क्या हूँ, मैं सिंपली एक ट्रेडर हूँ और मेरे पास यहाँ से एक प्रोडक्ट आता है।
तो इसको मैं कह सकता हूं मेरा रॉ मटेरियल सप्लायर, रॉ मटेरियल सप्लायर। ये मेरे को क्या करता है, ये मेरे को देता है क्लोथ, मैं उस क्लोथ से बनाता हूँ शर्ट, और शर्ट बना के मैं क्या करता हूँ मिंत्रा पे भेज देता हूँ, मिंत्रा पे भेज देता हूँ। कह रहा सर अब एक बात बताओ, आपके लिए प्रोसेस चलता कैसे है? मैंने कहा प्रोसेस तो ऐसे ही चलेगा ना यार, देखो यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लायर से मेरे पास आया और यहाँ से आगे गया, यही तो चलेगा प्रोसेस। मैंने कहा प्रोसेस में क्या दिक्कत है? कह रहा है मतलब आपको पता है ना कौन सी चीज पीछे है आपके लिए, कौन सी चीज आगे है। मैंने कहा हाँ मतलब मेरे लिए ऐसे होगा ना, ये रॉ मटेरियल सप्लायर मेरे से पीछे है, रॉ मटेरियल सप्लायर से माल आएगा तभी तो मेरे पास आएगा, मैं उसको बनाऊंगा और उसके बाद आगे दे दूंगा। कह रहा मतलब सर ये आप कहना चाह रहे हो ये पीछे है ना? मैंने कहा हाँ। कहता है अगर आप इसके साथ मर्जर करते हो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेट, बैकवर्ड मर्जर। कह रहा है इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं बैकवर्ड मर्जर। कह रहा है ठीक है सर। कह रहा है यही आप अगर आगे जाके किसी के साथ मर्जर कर रहे हो, कहता तो हम उसको कहते हैं फॉरवर्ड मर्जर। क्या कहते हैं इसको हम? फॉरवर्ड मर्जर। कह रहा सर यहाँ पे आप अपनी मार्केटिंग वाले बंदों के साथ कर लो, या जैसे LIC ने दुनिया जहां जहां पे एजेंट बनाए हुए हैं आप उन बंदों के साथ मर्जर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फॉरवर्ड जा रहे हो तो वो फॉरवर्ड मर्जर है, अगर आप पीछे जा रहे हो अपने रॉ मटेरियल सप्लायर से मिल रहे हो या जो भी आपके पास इनपुट आता है आप उससे मिल रहे हो, कह रहे तो वो क्या है? बैकवर्ड मर्जर। और आने वाले क्या है? फॉरवर्ड मर्जर। कह रहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया, झकास समझ गया। कह रहा ठीक है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या सर अब आगे लेके चलो, अब कुछ अदर टाइप्स ऑफ मर्जर आते हैं जहां पे ऐसे मतलब स्ट्रेट अवे अदर टाइप्स ऑफ मर्जर्स। अदर टाइप्स ऑफ मर्जर्स में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे इंडस्ट्री वाइज बात नहीं करते हैं, यहाँ पे कैसे वाइज बात करते हैं, अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स बने हुए हैं, बस उसको समझना बहुत जरूरी है। कह रहा सर एक होता है शॉर्ट मर्जर, शॉर्ट मर्जर कह सकते हो, या फिर आप बहुत लोग इसको शॉर्ट फॉर्म मर्जर भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म मर्जर, या बहुत लोग इसको फास्ट ट्रैक मर्जर भी कहते हैं, फास्ट ट्रैक मर्जर। कह रहा सर अब क्या होता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक कंपनी है और उसी कंपनी की एक होली ऑन सब्सिडरी है, इन दोनों का मर्जर होने जा रहा है। होली ऑन सब्सिडरी का उसकी पेरेंट कंपनी के साथ मर्जर होने को हम लोग कहते हैं फास्ट ट्रैक मर्जर, शॉर्ट टर्म शॉर्ट फॉर्म मर्जर, शॉर्ट मर्जर, शॉर्ट टर्म मर्जर, कुछ भी कहो। ठीक है, ये मर्जर बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी मेरे मेरे इस कंपनी के सारे शेयर्स ऑलरेडी इस कंपनी के पास है। ठीक है, इसके सारे शेयर्स इस कंपनी के पास हैं, सिंपल। चलें आगे। हाँ चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं सर, अगली बात का समझने की कोशिश करते हैं सर। ऐसे मर्जर के अंदर बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होता है और बहुत ही कम टाइम लगता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, लेस टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, टाइम भी बहुत कम लगता है। कह रहा ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। आइए आगे चलते हैं सर, अगली बात को समझते हैं। मैं जी बताइए। कह रहा अब कह रहा सर अब अगला आता है, एक इसको कहते हैं हम कैश मर्जर। कह रहा है कैश मर्जर, कह रहा हाँ। कह रहा देखो x प्लस वाई, दो कंपनीज बीच में मिल गई। कह रहा ठीक है। कह रहा रिजल्टेंट है x। कह रहे तो मतलब सर यहाँ के जो शेयर होल्डर्स हैं इनको शेयर्स ऑफ x कंपनी मिलेंगे ना, ये विल गेट शेयर्स ऑफ x। कहता है नहीं, नो ऐसा नहीं होगा, इन लोगों को हम कैश पे करेंगे, दे विल बी पेड इन कैश। कह रहा है इसको शेयर्स नहीं दूंगा, इसको कैश पैसा दे दूंगा, पैसा पकड़िया, शेयर्स नहीं दूंगा पैसा दे दूंगा, इसको क्या कहते हैं? कैश। ठीक है, आई बात समझ आपको? जो कंपनी खत्म होने वाली है उसको शेयर्स ना देकर, उसके शेयर होल्डर्स को शेयर्स ना देकर, मैंने कहा कैश दे रहा हूं यार, पैसे पकड़ो और निकलो यहां से। कह रहा ठीक है सर, ओके। अब आता है एक डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम मर्जर, एंड अपस्ट्रीम मर्जर। कह रहा सर ये कैसे? कह रहा सर देखो आपकी पेरेंट कंपनी है, ठीक है, पेरेंट कंपनी अगर नीचे जाकर अपनी होली ऑन सब्सिडरी के साथ मर्ज हो जाती है तो ये क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है, इसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम मर्जर। क्या कहते हैं इसको? डाउनस्ट्रीम मर्जर। कह रहा ठीक है सर, ओके।
अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं है ये होली ऑन सब्सिडरी है, सिर्फ सब्सिडरी हो तो भी चल जाएगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सब्सिडरी का, सब्सिडरी कंपनी। कह रहा सर ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी एक सब्सिडरी कंपनी है। मैंने कहा जी बहुत अच्छे। मैंने कहा अगर यहाँ पर भी एक सब्सिडरी कंपनी, कह रहा है और ये सब्सिडरी कंपनी ऊपर जाकर मिल जाती है एक पेरेंट कंपनी से, मिल जाती है एक पेरेंट कंपनी से। कह रहा तो सर ये ऊपर जा रहा है, कह रहा हाँ। मैंने कहता है मैं इसको कहता हूँ अपस्ट्रीम मर्जर, अपस्ट्रीम मर्जर। ठीक है, आई बात समझ, ये इसमें मर्ज हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली इधर इसकी एग्जिस्टेंस बचेगी, इधर इसकी एग्जिस्टेंस बचेगी। ठीक है, चले आगे। डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, ये ऐसी चीजें सर, कैसी कैसी चीजें करा रहे हो यार, पेपर में आती हैं ये, ऐसी चीजें तो नहीं आती है। बस यही है कि आपको थोड़ा पता हो, कल को अगर ऐसा ना हो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो हैं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा सा तो आइडिया होगा एटलीस्ट इस बारे में। अच्छा, अब एक और टॉपिक दोस्तों जो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर मर्जर। ट्राइंगुलर मर्जर, क्या आप में से कुछ बच्चे ऐसा बिलीव करते हैं कि यार मर्जर अमालगमेशन अगर हो रहा है सब्सिडरी कंपनी के साथ, तो होल्डिंग कंपनी पे भी इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, या होल्डिंग के साथ हो रहा है तो सब्सिडरी पे भी इफेक्ट आएगा ही आएगा। हाँ बिल्कुल होगा। अगर मेरी शादी होगी तो मेरे पापा पे इफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा ही पड़ेगा। घर में कलेश होगी तो पता चलेगा। सर आपके पापा की शादी होगी तो आप पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, साल दूसरी शादी करा दो, तुम मेरे पापा की हैं, दूसरी करा दो। समझो यार बात को। ठीक है, अब कह रहा सर दो कंपनीज हैं, एक्स कंपनी प्लस वाई कंपनी। कह रहा ठीक है। कह रहा यहाँ पे क्या हो रहा है, अमालगमेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज। कह रहा ये जो कंपनी है ये डिसअपियरिंग कंपनी है, मतलब ये कंपनी अब धीरे धीरे गायब होने वाली है। ये कंपनी के सारे एसेट लायबिलिटी लेके मैं इसको खत्म। कह रहा है ये एक्स कंपनी की क्या है, एक नीचे सब्सिडरी कंपनी। कह रहा है ठीक है सर। कह रहा है मर्जर एक्स कंपनी के साथ ना होकर, ठीक है, कह रहा है इस कंपनी को मैं इसकी सब्सिडरी कंपनी के साथ मर्ज कर दूंगा। ठीक है, अब कहता है सर जो यहाँ के शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, इसको इसके साथ मर्ज कर दिया। कह रहा है शेयर होल्डर्स ऑफ डिसअपियरिंग कंपनी को, नाउ शेयर होल्डर्स ऑफ डिसअपियरिंग कंपनी, disappearing company will receive shares of subsidiary company। बेटा रुक जाओ, लिखो मत अभी, बिल्कुल मत लिखना प्लीज, अभी मत लिखो, कुछ भी मत लिखो। ठीक है, क्या ना सर अब एक बात समझो आप मेरी। मैं कहा जी बिल्कुल समझाइए, बिल्कुल समझाइए। कह रहा सर आपका जो मर्जर है यहाँ पर हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा ठीक है। कह रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, बच्चों को आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा सर अगर ये कंपनी डिसअपियर हो जाएगी कल को, तो इसके शेयर होल्डर को शेयर्स भी तो मिलेंगे। मैंने कहा वो तो एक्स कंपनी के देगा ना। कहता नहीं, कह रहा है इसके शेयर होल्डर्स को मैं इस कंपनी के शेयर्स दूंगा जिसको मैं जी कह रहा हूँ। मतलब अपनी कंपनी के शेयर्स ना देकर मैंने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स दे दिए। तो देखो एक ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे करके, कि मर्जर तो इसका इसका हो रहा है, ये इसकी सब्सिडरी है और ये इसका डिसअपियरिंग कंपनी है। एक ट्रायंगल बन गया, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर मर्जर। क्या कहते हैं इसको, ट्रायंगुलर मर्जर। आई बात समझ जा, बोलो बोलो बोलो। चले आगे, बात समझ में आ गई। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एस्पेक्ट, अगली बात पे चल रहा हूँ, प्लीज और ध्यान देना। अब चूंकि जहां जहां लग रहा है थोड़ा थोड़ा एक खर्च हो रहा है, थोड़ा थोड़ा खर्च हो रहा है सर, दिख रहा है, टेक्निकल टेक्निकल। हाँ, अब लास्ट टॉपिक पे लेके चलता हूँ आज के, विच इज ऑल अबाउट रिवर्स मर्जर। सर रिवर्स मर्जर, जी हाँ, रिवर्स मर्जर। देखो अब यहाँ पे क्या होता है सर, जनरली आपने देखा है कि क्या होता है, दो ऐसे लोग कहीं ना कहीं मर्जर में आते हैं जो बहुत कैपेबल है। वोडाफोन आइडिया, दोनों कंपनी बिल्कुल फाइनेंशियली कैपेबल थी, फाइनेंशियली साउंड थी। ठीक है, बिल्कुल सही सब चल रहा था। सर रिवर्स मर्जर होता क्या, बता रहा हूँ। कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कंपनीज एक्ट कहता है गाय हमारी माता है और हमको रिवर्स मर्जर नहीं आता है।
रिवर्स मर्जर होता क्या है? रिवर्स मर्जर का मतलब होता है मर्जर ऑफ हेल्दी कंपनी, मर्जर ऑफ हेल्दी कंपनी विद फाइनेंशियली वीक कंपनी, विद फाइनेंशियली वीक। कह रहा है एक हेल्दी कंपनी का एक फाइनेंशियली वीक कंपनी के साथ मर्जर, इसको रिवर्स मर्जर कहते हैं। कह रहा है सर वरना जनरली क्या होता है, एक बंदा उसी से हाथ मिलाता है जो उसको लगता है कि उसके बराबर का पावरफुल है या उससे ज्यादा पावरफुल है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप स्कूल में थे तो क्या होता था, मैं बहुत नालायक था यार स्कूल में, ठीक है, मैं बहुत नालायक था, तो टीचर क्या करती थी, मेरे को सबसे होशियार बच्चे के साथ बिठा देती थी। क्या ये रिवर्स मर्जर? एक हेल्दी कंपनी को मैं कहीं ना कहीं सर वीक कंपनी के साथ क्या करने जा रहा हूँ, मर्ज करने जा रहा हूँ, तो इसको क्या कहते हैं, रिवर्स मर्जर। ठीक है सर। कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये पूरी की पूरी कहानी काला अक्षर भैंस बराबर है। वो कहता है कि एक नॉर्मल मर्जर हो तो या कोई और हो, सेक्शन 230 से लेके 232 तक तो आपको फॉलो करना ही करना है। कह रहे तो सर उसको फॉलो कर लेना, मेरे लिए चाहे फाइनेंशियली वीक हो चाहे फाइनेंशियली हेल्दी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है उसको ऐसा करना ही करना है। ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है स्ट्रेट अवे एप्लीकेबल है, इसको सीधा सीधा आपको फॉलो करना है, मेरे को कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी करो। कह रहा सर अब पहली बात तो ये रिवर्स मर्जर होगा क्यों, इसका रीजन क्या है, ऐसी वजह क्यों है कि मैं एक रिवर्स मर्जर पे जाऊंगा क्यों? अच्छी खासी दूसरी कंपनीज है यार, मतलब मैं फाइनेंशियली वीक कंपनी के साथ क्यों जाऊं, मेरे को अच्छी अच्छी कंपनीज मिल रही है साथ में। कह रहा ठीक है, ओके। कहता सबसे पहली बात, टू ऑब्टेन बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कह रहा सर आप किसी के भी साथ चले जाओगे, बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक बड़े स्केल पे प्रोडक्शन, एक बड़े स्केल पे सेल आपका अल्टीमेटली तो जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं कम होते ही होते हैं ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, आप अगर सेल करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर आप 1000 प्रोडक्ट्स बेचते हैं और आप 1 करोड़ प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो दोनों में सर कॉस्ट में जो आपकी कॉस्ट होगी वो कम हो ही जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा सर एक मिनट, ऐसा क्यों होता है? टू कंजर्व इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी, टू कंजर्व इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी। ऐसा क्यों सर? ये फाइनेंशियली वीक कंपनी है, मान लीजिए इसके पास 5000 एम्प्लॉयज हैं, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज सड़कों पे आ जाएंगे, नौकरियां चली जाएंगी। टू कंजर्व इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी, कह रहा सर कहीं ना कहीं सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, कहीं ना कहीं उन चीजों के फायदे के लिए, मे भी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको डायरेक्शन दे दी कि भाई इसके साथ मर्ज हो जा, इसके साथ मर्ज हो जा। तो अब क्या है, कह रहा इन 5000 एम्प्लॉयज की नौकरी बच जाएगी। कह रहा ओके 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 ओके। सर टाटा का भी बहुत बड़ा नाम है, बट टाटा को हमने कभी ऐसे सुना नहीं। अब लोग इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस हैं, ठीक है, इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस हैं, तो हमने कभी ये देखा नहीं कि टाटा ने ये देखा है कि उसने इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया। हमें हमेशा मुकेश अंबानी ही सबसे आगे देखते हैं। मुकेश अंबानी इज अ बिजनेसमैन, रतन टाटा इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। टाटा ग्रुप के अंदर अप्रोक्सीमेटली 90% से भी ज्यादा कंपनी जो है वो एक एनजीओ ऑपरेट कर रहे हैं, एनपीओ ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, वो पैसा आता जरूर है, बहुत ज्यादा पैसा आता है यार, जैगुआर, लैंड रोवर, रेंज रोवर सब इनका है, टाइटन की घड़ियां, सोनाटा की घड़ियां, आप पैंटालून्स के कपड़े सब टाटा का ही है। हाँ है क्या। टाटा मोटर्स देख लो आप कितना चलता है ना, टाटा नमक शुद्ध नमक पता नहीं क्या क्या कितना चलता है, ये सारी चीजें वो लोग मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, तो इनका बहुत सारा पैसा चैरिटी में ही चला जाता है, ये लोग पैसा कमाने के लिए नहीं आए यहाँ पे, दुआएं कमाने आए, दुआएं कमाने। ठीक है, तो अब वो जो रतन टाटा है, ही इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट नॉट अ बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन होता है जिसको स्ट्रेट अवे प्रॉफिट ही देखना है। चलो खैर, एनीवेज आगे चलता है। सर ऐसा तो वो भी मुकेश अंबानी है, वो भी जो है वो भी तो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उन्होंने भी जियो फ्री करा था, कहाँ करा था, कहाँ करा था। अब पैसा तो दे ही रहता ना, पहले क्या हुआ, पहले फ्री था, उसके बाद पर मंथ पे आ गए वो, है ना, ऐसा हुआ ना, चीजें चल रही हैं आपके सामने ही, पर मंथ पर मिनट पता नहीं क्या सिस्टम था वो। टू कंजर्व इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी। अच्छा, अब सर अगला क्या होता है, टैक्स सेविंग्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बताता हूं कैसे। सर अल्टीमेटली आप रिटर्न भरते हो तो आपको टैक्स किस पे देना होता है? सर टैक्स मुझे देना होता है अपना टैक्सेबल इनकम पे। आप टैक्सेबल इनकम निकालते हो। कह रहे सर टैक्सेबल इनकम से पहले क्या निकालते हैं? सर वो जीटीआई निकालते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, या फिर आप कह सकते हो यहाँ तक आते आते तो मैं डिडक्शंस वगैरह काटता हूँ और मेरी नेट इनकम आ जाती है ना। जीटीआई से मैंने खर्चे काटे, नेट इनकम पे आ गया, नेट इनकम से फिर जाके मैं डिडक्शन वगैरह काटूंगा तो टैक्सेबल इनकम पे आ जाऊंगा।
अगर मेरी जीटीआई है 1000 करोड़ रुपीज, ठीक है, माइनस करूंगा खर्चे, यहां तक आते आते आ जाता हूं मैं 700 करोड़ रुपीज। अब उसके बाद जाके मेरी टैक्सेबल इनकम बनती है 500 करोड़ रुपए। इसके ऊपर मेरे को गवर्नमेंट कहती है भाई 32% दे दो। मान का अरे बाप रे बाप, 180 करोड़ के आसपास मेरा टैक्स बैठ जाता है साल में। मेरे को एक बंदा आया, कह रहा है यार तू एक्स कंपनी है। मैं कहा, कहता है कंपनी मिल रही है बिल्कुल डूब गई है गंदे तरीके से। मैंने कहा फिर? कह रहा उसके पास ना अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। मतलब डेप्रिसिएशन है, मशीनरी नहीं है। डेप्रिसिएशन बुक्स में खड़ा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन है, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो उस डेप्रिसिएशन को एब्जॉर्ब कर पाए। और अनएब्जॉर्ब लॉसेस भी हैं कहीं ना कहीं। मैंने कहा कितने हैं? कह रहा ये है लगभग 1000 करोड़ का और ये है लगभग 3000 करोड़ का। मैंने कहा यार अगर मैं इससे मर्जर कर लेता हूं तो मेरे को 4000 का फायदा होगा। कह रहा हाँ। मैंने कहा मतलब अल्टीमेटली ये जो मेरे को 500 करोड़ की मेरी टैक्सेबल इनकम है, 500 करोड़ की मेरी टैक्सेबल इनकम है, जिसके ऊपर मुझे हर साल 180 करोड़ रुपीस टैक्स पे करना पड़ता है, तो कहता है मैं तो यार इसमें से सीधा मतलब 500 करोड़ रुपए लॉस दिखा दूंगा हर साल। 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ ना बेटा, 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ ना। तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं क्या दिखा दूंगा? मैंने कहा देख लो भाई, इसके साथ मर्जर हुआ है, कैरी फॉरवर्ड हुआ था, जीरो हो गया। तो कहता मेरा हर साल का 180 करोड़ रुपीस का टैक्स बच जाएगा। नहीं आया समझ बेटा। एक्स कंपनी प्लस वाई कंपनी अगर हो जाएंगी तो इसके सारे एसेट्स इधर चले जाएंगे, इसकी सारी लायबिलिटीज इधर चली जाएंगी। होगा ना ऐसे? अगर इसका डेप्रिसिएशन है तो भी वो इधर चला जाएगा, इसका अनएब्जॉर्ब लॉस है तो भी वो इधर चला जाएगा। कह रहा अगर ऐसा हो रहा है तो अगर इसके फायदे जा रहे हैं तो इसके नुकसान भी जाएंगे ना। कह रहा तो नुकसान कितना है? कह रहा सर 3000 करोड़ का नुकसान है। कितना बचेगा? 180। कह रहा उसको आप कहीं और इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो यार, आप कहीं और बहुत आसानी से पैसा लगा सकते हो उसका कहीं और। कह रहा टैक्स सेविंग्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सेक्शन नंबर 72A पढ़ा है? पता नहीं सर, मे बी, आई डोंट नो सर, इतना मुझे याद नहीं है। ठीक है, टैक्स सेविंग्स आपको मैंने बता दिया। ओके सर, कंजर्व इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी मैंने अब आपको बता दिया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। इतना बहुत है इतना, हाँ बस बहुत है इतना यार, ऐश करो। ठीक है, पहले क्या होता था, आई मीन सिक्का चलता था, सिक्का के अंदर क्या होता था, दो बॉडीज होती थी। आप एप्लीकेशन लगाते थे, आपकी कंपनी बीमार हो गई है सर, तो आप एप्लीकेशन डालोगे BIFR के अंदर, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसके ऊपर इसका एक चाचा होता था, एपेलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो आपने इधर एप्लीकेशन लगाई, कहता हाँ। कह रहा सर मैंने एप्लीकेशन लगा दी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कह रहा ठीक है, एप्लीकेशन लगाने के बाद अब क्या होगा? मैंने कहा अब आप बताओ क्या होगा। कह रहा सर अब क्या होता था, ये एप्लीकेशन आपने लगा दी ना, फर्स्ट क्लास काम चलेगा। कह रहा फर्स्ट क्लास, अब ये आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन देंगे कि आप बीमार हो गए हो, या तो आपको पैसा दिया जाएगा बिना इंटरेस्ट के, या इंटरेस्ट होगा बिल्कुल लो रेट पे, या तो जो लोग होंगे जिन्होंने आपसे पैसा लेना होगा उनको डायरेक्शन इशू कर दी जाएगी कि भाई तुम लोगों का टाइम पीरियड हमने गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, या तो फिर आपका मर्जर कर दिया जाएगा एक हेल्दी कंपनी के साथ। अब उस हेल्दी कंपनी को क्या फायदा होगा? उस हेल्दी कंपनी के ये फायदे, ठीक है, ये फायदा उस हेल्दी कंपनी को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की क्लास को अब हम यहाँ पर खत्म करते हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करेंगे कुछ और चीजों के बारे में। फॉर द टाइम बीइंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय।